जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए किस तरीके से पूरा का पूरा मैदान यहां पर भर चुका है। पैर रखने तक की जगह नहीं है, लोग अपनी कुर्सी पर चढ़ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए। ये मैदान जहां पर कैपेसिटी लगभग बताई जा रही थी कि 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए 1 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर नजर आ रही है। बहुत से लोगों को बाहर पीछे रोक दिया गया है, एक के बाद एक बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहां पर ये उत्सुकता, ये जोश लोगों को नजर आ रहा है और चारों ओर आप देखिए मोदी मोदी के नारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मंच की तस्वीरें भी आप देखिएगा, क्योंकि मंच पर इस वक्त प्रेजेंटेशन के जरिए उन तमाम योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, जिसका शिलान्यास, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 17,500 करोड़ रुपए की योजनाओं की आज ये बड़ी सौगात पीएम मोदी दे रहे हैं। और ऐसे में इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इस जनसभा को संबोधित करते हुए ये बताया गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से उत्तराखंड का विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही क्षण में, कुछ ही सेकंड्स में अब इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड की जनता के हित में तमाम तरह के फैसले लिए जाते हैं। बहुत से लोग मेरे साथ मौजूद है, चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं। जब भी हमारे जननायक आते हैं जी, जब भी हमारे जननायक आते हैं, आ गए हैं, जैसे कि इस मंच पे बोलने, हम लोगों के अंदर एक उत्साह, हर्ष और उल्लास बढ़ के जाते हैं। और हम लोग हमेशा हमें कुछ ना कुछ देके जाते हैं। मोदी जी को देखा आपने? जी हाँ, बिल्कुल देखा है मैंने। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कैसा लगा मोदी जी को देखकर? बहुत सही लगा। ये ग्राउंड कम पड़ गया है, जितनी ग्राउंड में भीड़ है इससे ज्यादा भीड़ बाहर जा चुकी है और इतना उत्साह कुमाऊं मंडल में देखने को मिला है। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी रैली आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं हुई। बहुत ऐतिहासिक दिन है और आज कुमाऊं मंडल को तमाम सौगातें मिलने वाली हैं और तमाम सौगातें यहाँ पे मिलने वाली हैं। एक बड़ा अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो 2022 में मोदी की तरफ देख रहा है। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के राज्यपाल श्रीमान गुरमीत सिंह जी, युवा और कर्मठ यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, मेरे साथी रमेश पोखरियाल निशंक जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी, श्री विजय बहुगुणा जी, उत्तराखंड सरकार में मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, श्री हरक सिंह रावत जी, श्री सुबोध उनियाल जी, श्री बंशीधर भगत जी, संसद में हमारे साथी श्रीमती माला राजलक्ष्मी जी, श्री अजय टम्टा जी, अन्य सांसद और विधायकगण और कुमाऊं के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वहां जो ऊपर है वो सब सलामत है ना? आपको सुनाई देता होगा। आप इतनी बड़ी मात्रा में वहां, कभी डर लगता है, आगे मत बढ़ना भाई। चारों तरफ सारे बिल्डिंग पर आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार।
वह सबे नानतिना के म्योर प्यार व आशीष जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, इन तीर्थलों की शिवस्थली को मेरा शत शत प्रणाम। देश की आजादी में भी कुमाऊं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहां पंडित बद्रीदत्त पांडे जी, उनके नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। साथियों, आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है, जो गहरा नाता रहा है, उसकी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। और इतनी आत्मीयता से आपने जो आज उत्तराखंड की टोपी पहनाई है, मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। मैं इसे छोटा सम्मान नहीं मानता हूं। उत्तराखंड के गर्व के साथ मेरी भावनाएं जुड़ जाती हैं। आज यहां 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी आज देना चाहता हूं। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि ये उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
चार धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, होम स्टे अभियान इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में बढ़ रही प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, यहां के हर्बल उत्पाद, कृषि क्षेत्र में भी यह दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उत्तराखंड का दशक गौरवपूर्ण होने वाला है। आज की परियोजनाएं इन सब से जुड़ी हुई है। मैं उत्तराखंड के लोगों को आज हल्द्वानी की इस धरती से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम तो जानते हैं, हिमालय की ताकत को जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड से कितनी ही नदियां निकलती है। आजादी के बाद से ही यहां के लोगों ने दो धाराएं और देखी हैं। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। पहाड़ों पर सड़क, बिजली और पानी पहुंचाने के लिए जो मेहनत करनी थी, वो हमेशा इससे दूर भागते रहे। यहां के सैकड़ों गांवों की कितनी पीढ़ियां अच्छी सड़कों के अभाव में, अच्छी सुविधाओं के अभाव में ये हमारा प्यारा उत्तराखंड छोड़ करके कहीं और जाकर के बस गए। आज मुझे संतोष है कि उत्तराखंड के लोग, देश के लोग, ये जो बर्बादी लाने वाले लोग रहे हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं, उनका सच जान चुके हैं। आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ तेज गति से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटी है। आज उधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। इन दोनों अस्पतालों से कुमाऊं और तराई क्षेत्रों के लोगों को बहुत मदद मिलेगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को भी जल्द शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है।
उत्तराखंड में कनेक्टिविटी की जो बहुत बड़ी चुनौती रही है, उसे भी हम दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में भी करीब 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तो सड़क निर्माण से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1200 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का काम भी शुरू हुआ है। इन सड़कों के अलावा 151 पुलों के निर्माण का काम भी किया जाएगा। भाइयों और बहनों, आपको सुख सुविधा से वंचित रखने की सोच रखने वालों के उनके कारण ही मानस खंड, जो मान सरोवर का प्रवेश द्वार था, सड़कों से वंचित रहा। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। मुझे बताया गया है कि यहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। साथियों, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। और मैं आप लोगों को आज यहां करके विश्वास देने के लिए आया हूं। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है, कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा। मेरे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों, ये शिलान्यास के सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पत्थर मात्र नहीं है, ये वो संकल्प शिलाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी। साथियों, उत्तराखंड अपनी स्थापना के 2 दशक 20 साल पूरे कर चुका है। इन वर्षों में आपने ऐसे भी सरकार चलाने वाले देखे हैं जो कहते थे, चाहे उत्तराखंड को लूट लो, मेरी सरकार बचा लो। इन लोगों ने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा। जिन्हें उत्तराखंड से प्यार हो, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। जिसे कुमाऊं से प्यार हो, वो कुमाऊं छोड़कर नहीं जाता। ये तो देवभूमि है। यहां के लोगों की सेवा करना, उत्तराखंड की सेवा करना, देवी देवताओं की सेवा करने के समान है। और इसी भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं स्वयं जी जान से जुटा हुआ हूं। पहले की असुविधा और अभाव को अब सुविधा और सद्भाव में बदला जा रहा है।
उन्होंने आपको मूल सुविधाओं का अभाव दिया। हम हर वर्ग, हर क्षेत्र तक 100% बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभाव में रखने की राजनीति का सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो वो हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं। रसोई में धुआं तो समस्या माताओं बहनों की, शौचालय नहीं तो दिक्कत सबसे ज्यादा बहनों बेटियों को, कच्ची छत की वजह से पानी टपका तो सबसे ज्यादा परेशानी मां को, बच्चे बीमार हुए, इलाज के पैसे नहीं, सुविधा नहीं, दिल सबसे ज्यादा दुखता है मां का। पानी के लिए सबसे ज्यादा परिश्रम और समय लगता है हमारी माताओं का, बहनों का। बीते 7 सालों में मातृशक्ति की इन समस्याओं को हमने जड़ से दूर करने का प्रयास किया है। जल जीवन मिशन, हर घर जल, हर घर नल से जल, ऐसा ही एक प्रयास है। 2 साल में इस मिशन के तहत देश के 5 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप से पानी दिया जा चुका है। आज भी जिन 70 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उससे 13 जिलों की बहनों का जीवन आसान होने वाला है। यही नहीं, हल्द्वानी और जगजीतपुर के आसपास के क्षेत्रों को भी पर्याप्त पानी का अब वो व्यवस्था भी, पीने का पानी, ये सुनिश्चित होगा। साथियों, जब हम किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं तो वहां में बताया जाता है कि इस स्थान को इतने साल पहले बनाया गया था, ये इमारत इतनी पुरानी है। लेकिन दशकों तक देश का ये हाल रहा है कि बड़ी योजनाओं की बात आते ही हमारे यहां क्या कहा जाता है? हमारे यहां कहा जाता है, ये योजना इतने साल से अटकी है, ये प्रोजेक्ट इतने दशक से अधूरा है। पहले जो सरकार में रहे हैं, ये उनका परमानेंट ट्रेडमार्क रहा है। आज यहां उत्तराखंड में जिस लखवाड़ प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, उसका भी यही इतिहास है। आप सोचिए साथियों, उत्तराखंड में आज जो यहां लोग बैठे हैं, उनके 4 दशक बीत गए होंगे, ये बातें सुनते आए होंगे। आप जानकर के कथा भूल भी गए होंगे कि मसला क्या है। इस परियोजना के बारे में पहली बार 1976 में 76 में सोचा गया था। करीब करीब अब 50 साल हो जाएंगे इस बात को। आज 46 साल बाद, 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का शिलान्यास किया है। मैं जरा उत्तराखंड के भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं,
जो काम 1974 में सोचा गया 46 साल लग गए। ये गुनाह है कि नहीं है? ऐसे नहीं लगना चाहिए गुनहगारों को गुनाह है। ये गुनाह है कि नहीं है? ये गुनाह है कि नहीं है? ऐसा गुनाह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस प्रकार से देरी करने से आपका नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? उत्तराखंड का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? दो पीढ़ी का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ऐसे पाप करने वालों को भूल जाओगे क्या? ऐसा गुनाह करने वालों को भूल जाओगे क्या? या उनकी बड़ी बड़ी बातों से भ्रम में आ जाओगे क्या? कोई देश सोच नहीं सकता ऐसा। करीब करीब 5 दशक तक एक योजना फाइलों में इधर से उधर लटकती रहे, हर चुनाव में वादे किए जाए। भाइयों बहनों, मेरा 7 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। खोज खोज करके ऐसी पुरानी चीजों को ठीक करने में मेरा टाइम जा रहा है। अब मैं काम को ठीक कर रहा हूं, आप उनको ठीक कीजिए। जो लोग पहले सरकार में थे, अगर उन्हें आपकी चिंता होती तो क्या ये परियोजना 4 दशक तक लटकती क्या? अगर उनका आपके प्रति प्यार था तो ये काम की ये दुर्दशा होती क्या? सच्चाई यही है कि जो पहले सरकार में थे, उन्होंने उत्तराखंड के सामर्थ्य की कभी परवाह नहीं की। परिणाम ये हुआ कि ना तो हमें पर्याप्त बिजली मिली, ना किसानों के खेतों को सिंचाई मिली, और देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी। साथियों, बीते सालों से भारत अपने पर्यावरण की रक्षा भी कर रहा है और अपने प्राकृतिक सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करने में भी जुटा है। आज जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, वो उत्तराखंड की पहचान पावर सरप्लस स्टेट के रूप में तो सशक्त करेंगे ही, यहां के किसानों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधा भी देंगे। ये बिजली हमारे उद्योगों को मिलेगी, ये बिजली हमारे स्कूल कॉलेजों को मिलेगी, ये बिजली हमारे अस्पतालों को मिलेगी, ये बिजली हमारे हर परिवार को मिलेगी। साथियों, उत्तराखंड में गंगा यमुना का स्वास्थ्य यहां के लोगों के साथ ही देश की बहुत बड़ी आबादी की सेहत और समृद्धि पर प्रभाव डालता है। इसलिए गंगोत्री से गंगा सागर तक हम एक मिशन में जुटे हैं। शौचालय के निर्माण से, बेहतर सीवरेज सिस्टम से और पानी के ट्रीटमेंट की आधुनिक सुविधाओं से गंगा जी में गिरने वाले गंदे नालों की संख्या तेजी से कम हो रही है। आज भी यहां नमामि गंगे योजना के तहत उधमसिंह नगर, रामनगर, नैनीताल सीवर लाइन और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है।
नैनीताल की जिस खूबसूरत झील की पहले किसी ने सूद नहीं ली, उसके संरक्षण के लिए भी अब काम किया जाएगा। साथियों, दुनिया में कोई भी जगह हो, वहां टूरिज्म तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वहां टूरिस्टों के लिए सहूलियत ना हो। जो पहले सरकार में रहे, उन्होंने इस दिशा में भी नहीं सोचा। आज उत्तराखंड में जो नई सड़कें बन रही हैं, जो सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नए रेल रूट बन रहे हैं, वो अपने साथ नए टूरिस्ट को लेकर के आ रही है। आज उत्तराखंड के प्रमुख स्थानों में जो रोपवे बन रहे हैं, वो अपने साथ दुनिया भर के टूरिस्टों को लेकर के आएंगे। आज उत्तराखंड में जो मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जगह जगह नए टावर लग रहे हैं, वो अपने साथ टूरिस्ट लेकर के आएंगे। आज उत्तराखंड में जो मेडिकल सुविधाएं विकसित हो रही हैं, वो यहां आने वाले टूरिस्टों में भरोसा बढ़ाएगी। और इन सबका सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? इनका सबसे बड़ा लाभ उत्तराखंड के युवाओं को, हमारे पहाड़ के नौजवानों को होने वाला है। उत्तराखंड के लोग गवाह हैं कि जब केदारनाथ जी के दर्शन के लिए सुविधाएं बढ़ी, तो वहां जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ गई, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी तरह आज देश देख रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम के बनने के बाद वहां भी श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। यहां कुमाऊं में भी जागेश्वर धाम, बागेश्वर जैसे पवित्र स्थल है, इनका विकास इस क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं बनाएगा। केंद्र सरकार ने नैनीताल के देवस्थल पर भारत की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी स्थापित की है। इससे देश विदेश के वैज्ञानिकों को नई सुविधा तो मिली है, इस क्षेत्र को पहचान भी मिली है। साथियों, आज विकास की योजनाओं में जितना पैसा डबल इंजन की सरकार खर्च कर रही है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। जब ये सड़कें बनती हैं, नई इमारतें बनती हैं, पीएम आवास के घर बनते हैं, नए रेल रूट बनते हैं, तो उसमें स्थानीय उद्योगों के लिए, हमारे उत्तराखंड के उद्यमियों के लिए नई संभावनाएं बनती हैं। कोई उत्तराखंड का ही व्यापारी इनके लिए सीमेंट सप्लाई करता है, कोई उत्तराखंड का ही कारोबारी इनके लिए लोहा गिट्टी सप्लाई करता है, कोई उत्तराखंड का ही इंजीनियर इनकी डिजाइन से जुड़े कामों को आगे बढ़ाता है। विकास की ये योजनाएं आज यहां रोजगार के अनेकों अवसर बना रही है। उत्तराखंड के जो युवा अपने दम पर अपना रोजगार करना चाहते हैं, उनके साथ भी डबल इंजन की सरकार पूरी शक्ति के साथ खड़ी है। मुद्रा योजना के तहत नौजवानों को बिना बैंक गारंटी सस्ता लोन दिया जा रहा है। जो नौजवान खेती से जुड़े हैं, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से मदद दी जा रही है। यहां पर छोटी दुकानदारी करने वाले भाइयों बहनों को स्वनिधि योजना के माध्यम से मदद मिल रही है। उत्तराखंड के गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए हमारी सरकार ने बैंकों के दरवाजे खोल दिए हैं। वो अपने सपने पूरे कर सके, कोई बाधा उनके रास्ते में ना आए, इसके लिए
हम जी जान से जुटे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। यहां उत्तराखंड में आयुष और सुगंधित उत्पादों से उससे जुड़े हुए उद्योगों के लिए भी अनेक संभावनाएं हैं। देश और दुनिया में इसके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। काशीपुरा का एरोमा पार्क उत्तराखंड की इसी ताकत को बल देगा, किसानों को संबल देगा, सैकड़ों युवाओं को रोजगार देगा। इसी तरह प्लास्टिक औद्योगिक पार्क भी रोजगार के अनेक अवसरों का सृजन करेगा। भाई और बहनों, आज दिल्ली और देहरादून में सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से चलने वाली सरकारें हैं। पहले की सरकारों ने सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद कैसे इस क्षेत्र की अनदेखी की। ये राष्ट्र रक्षा के लिए संतानों को समर्पित करने वाली कुमाऊं की वीर माताएं भूल नहीं सकती है। कनेक्टिविटी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के हर पहलू को अनदेखा किया गया। हमारी सेना, हमारे सैनिकों को सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कराया गया। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए इंतजार, आधुनिक अस्त्र शस्त्र के लिए इंतजार, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे जरूरी सुरक्षा कवच के लिए इंतजार, आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए इंतजार। लेकिन ये लोग सेना और हमारे वीर सैनिकों का अपमान करने में हमेशा आगे रहे हैं, तत्पर रहे हैं। सेना को कुमाऊं रेजिमेंट देने वाले उत्तराखंड के वीर लोग इस बात को कभी भी भूल नहीं सकते। साथियों, उत्तराखंड तेज विकास की रफ्तार को और तेज करना चाहता है। आपके सपने ये हमारे संकल्प है। आपकी इच्छा हमारी प्रेरणा है और आपकी हर आवश्यकता को पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। डबल इंजन की सरकार पर आपका ऐसा ही आशीर्वाद इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा। एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए आप सबको, पूरे उत्तराखंड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पोरू बटी साल 2022 उनेरु छो आपू सब उत्तराखंडीन के नई साले की बधाई तथा दगाड़ में उणु धुधुती त्यारे की लाए बधे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय तो हल्द्वानी की भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन आप सुन रहे थे। संबोधन की शुरुआत भी उन्होंने गोलजू की। यह पवित्र धरती कुमाऊं से आप उन सभी भाई बहनों के प्यार और नमस्कार के साथ शुरुआत की और साथ साथ अंत भी उसी कुमाऊं भाषा में उन्होंने किया और साथ साथ तमाम जितनी भी परियोजनाएं उनकी सरकार और उत्तराखंड की सरकार द्वारा लागू की गई हैं उनका उन्होंने जिक्र किया। विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए यहां पर हल्द्वानी की भूमि से कुमाऊं के क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। देश की आजादी में कुमाऊं क्षेत्र का बड़ा योगदान है, ये उन्होंने कहा। जनता का प्यार ही बीजेपी का साथ है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। कुमाऊं क्षेत्र के तमाम लोगों के योगदान को उन्होंने यहां पर याद किया। मेरे आपके साथ
और गहरा नाता जुड़ता जाएगा, ये उन्होंने कहा। और उत्तराखंड की टोपी पहनकर आपने मुझे सम्मानित किया, इन तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया। और जो भी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों के लिए, उन बातों का उन्होंने जिक्र किया है, चाहे वो टनकपुर, पिथौरागढ़ या फिर ऑल वेदर रोड का जिक्र किया हो, और लिपू लेक का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया, वहीं टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का भी उन्होंने जिक्र किया। ये तमाम वो परियोजनाएं हैं जो धीरे धीरे जिनका विकास कार्य हो रहा है, और खासतौर पर यहाँ पर डबल इंजन की सरकार से ही विकास होगा, ये उन्होंने कहा। पर्यटकों का भी भरोसा बढ़ रहा है धीरे धीरे उत्तराखंड पर, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। पर्यटकों के लिए भी तमाम सुविधाएं लाई जा रही हैं, होम स्टे या फिर रहने के तमाम इंतजाम उनके लिए किए जा रहे हैं। यानी जितनी भी विकास परियोजनाएं अब उत्तराखंड में इस वक्त हो रही हैं, उनका उन्होंने जिक्र किया। और इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें सीधे हल्द्वानी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद तमाम उत्तराखंड के बड़े दिग्गज नेता इस वक्त मंच पर उनके साथ हैं। खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ हैं। उन्हीं के साथ उनकी मुलाकात इस वक्त हो रही है और सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। लखवाड़ प्रोजेक्ट का भी उन्होंने जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां पर उन्होंने कहा कि 46 साल बाद अब इस योजना का शिलान्यास हो रहा है। और 4 साल में आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट जो है ये पूरा हो जाएगा और इससे बिजली उत्पादन किया जाएगा, जिसकी वजह से 6 राज्य ऐसे होंगे जिनको इसका पूरा फायदा मिलेगा। और क्या कुछ कहा इस दौरान हल्द्वानी की भूमि से कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आपको सुनाते हैं। वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। हम तो जानते हैं, हिमालय की ताकत को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड से कितनी ही नदियां निकलती है। आजादी के बाद से ही यहां के लोगों ने 2 धाराएं और देखी हैं। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो, और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। और वही बड़ी खबर, महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले धर्मगुरु कालीचरण से जुड़ी हुई। कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। महात्मा गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान देने को लेकर रायपुर में अलग अलग थानों में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद रायपुर पुलिस खजुराहो पहुंची और कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया। कालीचरण पर राजद्रोह का केस भी चलेगा। कालीचरण जिस मकान में रुके हुए थे, पुलिस ने उस मकान के संचालक को भी अब हिरासत में ले लिया है। यानी आगे की कार्रवाई में अब पुलिस जुट गई है और तमाम सवाल होंगे अब पुलिस के कालीचरण के सामने। कालीचरण को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ साथ जिस घर में वो रुके हुए थे खजुराहो में, उस मकान के संचालक को भी अब हिरासत में ले लिया गया है। रायपुर में एक धर्म संसद हुई थी जिसमें उन्होंने ये अभद्र टिप्पणी की थी बापू के खिलाफ। इस समय खड़े हैं हम बागेश्वर धाम स्थित गड़ा जो कहलाता है, यहाँ पर बागेश्वर धाम का प्रसिद्ध स्थल है। और यहाँ पे एक बागेश्वर धाम जो है रूम व्यवस्था उपलब्ध है, धाम स्टे यहाँ पे है। यहाँ पे ही कालीचरण जी रुके हुए थे। और जब हमें यहाँ पे अभी बंदूका थाना पुलिस भी पहुंची थी और बंदूका थाना पुलिस ने जो यहाँ के जो स्टे होम के संचालक थे उनको अभी पूछताछ के लिए ले गई है। और बताया जा रहा है, जो यहाँ के संचालक उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो परसों यहाँ पर पहुँचे थे और सुबह आज तड़के यहाँ पर रायपुर पुलिस आई थी और रायपुर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और 4 लोग यहाँ पर रुके हुए थे जो कालीचरण के साथ में थे, 3 अन्य लोग भी थे। रायपुर पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके ले गई है। और यहाँ पर जो संचालक है, यहाँ जो ग्रामीण, उनका कहना था कि कालीचरण यहीं रुके थे, उसके बाद वो बागेश्वर धाम दर्शन करने गए थे। गिरफ्तारी कहाँ से हुई इनकी?
थाना टिकरापारा में FIR 578/21 जो कालीचरण के विरुद्ध FIR दर्ज हुई थी, उसकी आज सुबह 4 बजे खजुराहो के पास से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में, वहाँ के पास में एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ पे किराए पे रूम लेके रुका हुआ था। वहाँ से आरोपी की गिरफ्तारी आज सुबह रायपुर पुलिस ने करी है। सर, राजद्रोह का भी क्या मामला उस पर दर्ज किया गया है? जिस तरह से बातें चल रही थी और अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला था, राष्ट्रपिता पर ये पूरी जो अशोभनीय टिप्पणी था। जो इनिशियल कंप्लेंट आई थी उस पर 294 और धारा 505(2) के तहत FIR दर्ज की गई थी। बाद में और भी जो लोग वहाँ मौजूद थे उनका बयान लिया गया और कालीचरण के पूरे वीडियो का सीजर किया गया है। उस पूरे वीडियो के बेसिस के आधार पे कुछ और धाराएं जोड़ी गई हैं, जिसमें 153A, 153B, 295A, 505(1)A और 124A इस धाराएं उसमें जोड़ी गई हैं। और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होम स्टे के मालिक को भी हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद होम स्टे के परिवार के लोगों ने बताया कि रात 2 बजे पुलिस ने ये छापेमारी की। रात में आए थे। अच्छा। और पुलिस पहले से बैठी हुई थी, वेट कर रही थी उनका। सुबह वैसा आए जैसे 2 बजे रात में जहाँ से भी आए हों, तो बस आए जैसे बस सब लोगों ने पकड़ लिया, बस ले गए उनको। कौन थे, क्या इनके ऊपर? सर, हम जी नहीं जानते कौन है क्या है, वो हमें नहीं पता। वो हमको नहीं पता कौन थे। क्या पुलिस ने किसी के आपके घर में तलाशी ली है क्या? हाँ, देखे थे उनने, जैसे वो आए उसी ने पकड़ लिया। 2 लोग उनके साथ वाले हैं, वो गाड़ी में बैठ गए। तो क्या बमीठा पुलिस ने उनको हिरासत में लिया? नहीं, वो आई थी रायपुर से आई थी। साथ वाले कौन है उनके? 2 गाड़ी में बैठे हैं। अच्छा, तो अभी पुलिस के साथ? महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और इसी महीने 26 तारीख को रायपुर में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इसी धर्म संसद में के दौरान कालीचरण ने बापू के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। कालीचरण ने न सिर्फ गांधी के खिलाफ अपशब्द कहे थे, बल्कि गोडसे की प्रशंसा भी की थी। हालांकि बाद में कुछ संतों ने कालीचरण के बयान का विरोध भी किया और खुद को धर्म संसद से अलग कर लिया था। कालीचरण के विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर में अलग अलग थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, 2 कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। और इतना ही नहीं, बयान पर विवाद बढ़ने के बाद भी कालीचरण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। कालीचरण ने खुद एक वीडियो जारी कर कहा था कि उसे अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? विश्वासघात किया है देश का। और बापू के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल करने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी पर विवाद भी अब शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पुलिस के खिलाफ के तरीके पर सवाल उठा दिए। उन्होंने रायपुर पुलिस पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। सर, किस बात को लेकर ऐतराज? तरीके पर ऐतराज। तरीका है वो ठीक नहीं है। कोई नक्सलाइट थोड़ी पकड़ने आए थे वो। अगर बता देते थाने को, पहले नहीं बताया तो बाद में बता देते। ये तरीका क्या है? ये ऊहापोह की स्थिति पैदा करें। अब आप रात में 3 बजे सर्दी में सन्नाटे में आए कि कल को कोई पुलिस के नाम पे कोई भी घुस जाएगा। तरीका ठीक नहीं है। लेकिन सर, महात्मा गांधी के खिलाफ भी तो बोला था इसलिए तो केस लगा था। जमानती धाराएं थी, नोटिस भी दे सकते थे। कोई बना थोड़ी कर रहा है। गलती की तो, अपराध किया तो उस पर केस लगा। आपकी पुलिस को सूचना थी? नहीं, मैं वही तरीके की बात कर रहा हूँ। जो तरीका अपनाया वो ठीक नहीं था। पहले नहीं दी तो बाद में दे देते। हालांकि ऐसे कोई संगीन अपराधी को पकड़ने नहीं आए थे वो। आप क्या करेंगे सर?
मैंने अपने डीजीपी को कहा है कि वहां विरोध दर्ज कराए वहां के डीजीपी से। और नरोत्तम मिश्रा के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कानून के प्रावधान के तहत ही कार्रवाई हुई है। राज्य के नियमों का उल्लंघन हुआ है। नरोत्तम मिश्रा का आरोप है कि जानकारी नहीं दी गई मध्य प्रदेश को। मुझे इस बात का संतोष है, जो मैंने जनता से वादा किया था उसे गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति कितना बड़ा क्यों न हो। गांधी जी जो सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और समानता के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे महात्मा के लिए जो अपशब्द कहे गए थे, उसी गिरफ्तारी, इस बात को मुझे संतोष है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, किसी नेता ने गांधी के खिलाफ टिप्पणी पर कोई निंदा नहीं की गई। और जब कालीचरण की गिरफ्तारी हुई तो अचानक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री प्रकट होते हैं। मैं नरोत्तम मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि कालीचरण की गिरफ्तारी से प्रसन्न है कि दुखी हैं? सवाल इस बात का है। प्रक्रिया की बात है तो उसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। 24 घंटे के भीतर में कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसके परिवार वालों को भी बता दिया गया था, उसके वकील को भी बता दिया गया था। वकील को आपत्ति नहीं है तो गृह मंत्री क्यों आपत्ति होना चाहिए? लेकिन नरोत्तम मिश्रा फिर बयान दे क्यों रहे इस तरह का? इसका मतलब यह है कि मुंह में राम बगल में छुरी। गांधी की बात करते हैं लेकिन गोडसे मुर्दाबाद नहीं कर सकते। गांधी को स्वीकार करने की बात करते हैं लेकिन गोडसे मुर्दाबाद की बात नहीं करते। करके बताए तो यही जो नफरत फैलाने वाली, जहर फैलाने वाले लोग हैं, उसको पीठ पीछे ये लोग पर्दे के पीछे से बढ़ावा देते हैं और उसी कारण से ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं। कालीचरण की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में हुई। आपने बार बार दावा किया था, नेशनल मीडिया में भी बार बार दावा कर रहे थे कि कालीचरण की गिरफ्तारी तुरंत हो जाएगी, और हुई भी। क्या मध्य प्रदेश पुलिस से किसी तरह का सहयोग लेने की कोशिश आप लोगों ने नहीं की? आपने कहा कि नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है। पूरी कार्रवाई छत्तीसगढ़ की पुलिस की थी या मध्य प्रदेश की पुलिस से आप लोगों ने सहयोग लेने की कोशिश की थी? ये सवाल तो उस समय भी उठाया जाना चाहिए जब उत्तर प्रदेश के अपराधी मध्य प्रदेश में पकड़े गए या बिहार में पकड़े गए। तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया? आज ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्यों? वो नहीं चाहते थे? क्या नहीं चाहते हो कि कालीचरण की गिरफ्तारी हो? सवाल तो इस बात का है। अंतिम सवाल करूंगा, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह का धर्म संसद, जिस तरह से कालीचरण ने महात्मा गांधी के खिलाफ बयान दिया, छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हुआ था, आने वाले वक्त में इस तरह के धर्म संसद के आयोजन से पहले सोचा जाएगा कि इस तरह का बयान न हो? देखिए, धार्मिक आयोजन पे रोक बिल्कुल नहीं लगाएंगे, लेकिन आयोजन की बात नहीं, लेकिन इस तरह के लोग अगर बयान देते हैं उन पे नजर रखी जाएगी। इस तरह से मामला तूल नहीं पकड़ेगा। सरेआम महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया जाता है तो यदि अमर्यादित बयान देंगे तो जैसे कालीचरण जी को पकड़ा गया उसी प्रकार से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और बिहार के अररिया में खाद लेने पहुंचे किसानों की इतनी भीड़ जुट गई कि वहां भगदड़ मच गई। खाद खरीदने पहुंचे किसान सुबह से ही गोदाम के बाहर एकजुट हो गए और जैसे ही दरवाजा खुला, किसान पहले खाद लेने की कोशिश में आगे बढ़ गए और इस दौरान कई किसान नीचे गिर गए। लेकिन पीछे खड़े किसानों ने इन लोगों का ध्यान नहीं दिया और उन्हें कुचलते हुए अंदर जाने की कोशिश की। इस भगदड़ की वजह से 8 महिलाएं बुरी तरह से कुचल गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि बिहार में खाद की किल्लत की वजह से किसान काफी परेशान हैं और इस वजह से भारी सर्दी के बावजूद भी वो उजाला होने से पहले ही गोदाम के बाहर एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें भी अररिया बिहार की आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर भगदड़ का माहौल मचा। वो कई बार यहाँ कालाबाजारी की शिकायत मिल रही थी, तो किसानों को हित के देखते हुए नो काउंटर खोला गया था, नो पंचायत के लिए, और उसमें लाइन में हम आगे लग जाएं इसी को लेकर के लोग में होता है ना, जल्दीबाजी में एक दूसरे के ऊपर धक्का धुक्की करने लगे। इससे जो खाद लेने आए थे उनको चोट लगी है, उसको पुनः व्यवस्थित कर दिया गया है। सभी ठीक है जी, सभी ठीक है। और मिनिस्ट्री मॉन्ग सरकार और WWF इंडिया के साथ मिलकर बेहद ऊंचाई पर स्थित भगागंज वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जिनमें करीब 20 हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स बहती हैं, उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। मिशन पानी की एक रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। We had a program saving wetlands sky high, so which was getting implemented across Himalayan countries and in India the 5 Himalayan states. This is one of the wetland complex where we have around 20 lakes, out of which 12 are highly sacred for the Buddhist communities. And this particular complex is under the ownership of Tawang Monastery. So that's also an important summer grazing ground for yak.
which is an important traditional livelihood means for the local community. So as that area is culturally, religiously very important, but at the same time, it has got exposed to certain new threats, because now the alternate road to Tawang, which will be going just by the side of that water body. So the access to that area has improved, and because of which number of pilgrims started visiting has increased a lot. But there is so what we have found that now once number of people visiting that area has increased, the pressure on particularly the rhododendrons, which are found in the catchment area of the water bodies, has increased, because these are the woods they cut for fire when they stay there for the night. So we told them that, look, you want to keep this water body intact because it's a sacred, but if this catchment area is not secure, your water body will die because of the siltation. So this how we try to tell them that what are the pressure they need to look at and how they should communicate to the pilgrimage, because if we tell them, they will not follow it. But if Tawang Monastery Lama tell that these are not allowed, then obviously everybody will follow it. Swachhata